हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो याद रखें, नाम से जाहिर हो रहा है लिमिटिंग मतलब जो चीज कम अमाउंट में हो, लिमिट में हो, उसको हम लोग लिमिटिंग बोलते हैं। रिएक्टेंट मतलब केमिकल इक्वेशन में दो ही तो चीजें टेक पार्ट करती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन के अंदर वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और उनके रिजल्ट में जो न्यू प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो अगर तो हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट, जस्ट वन रिएक्टेंट, यानी अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो तो याद रखें फिर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ही एक है। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये रिएक्टेंट कम है या ज्यादा है? हाँ, जब कम से कम दो रिएक्टेंट्स हो, तीन हो, चार, पांच, छह, सो ऑन इस तरह से हो, तब हम लोग बता सकते हैं उनमें से कौन सा रिएक्टेंट लिमिट में है, कम अमाउंट में है। तो एक रिएक्टेंट हो तो हम लोग फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो बात करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या चीज। तो याद रखें, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो वाला रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट which consume completely in chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर यूज हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, which consume completely in chemical reaction। तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो तो जो रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर यूज हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको हम लोग एक और तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऐसा रिएक्टेंट which consume firstly in chemical reactions। केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले यूज हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। चलिए एक और तरीके से बताते हैं आप लोगों को। तो याद रखें, हम लोग उस रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट ही बोलेंगे which controls the amount of product formed during chemical reactions। ठीक है, ये एब्रिविएशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे रिएक्शन की, आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, हम तो बस ऐसे ही यूज कर लेते हैं इसको। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो वाला रिएक्टेंट है जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। देखिए, जब दो रिएक्टेंट होंगे तो अगर एक रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली यूज्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है, बचता ही कोई नहीं है, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा? इसके रिजल्ट में स्टॉप हो जाएगा। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट की अमाउंट मिल जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। तो वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करे उसी को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी तरह से एक और तरीके से भी इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो वाला रिएक्टेंट है which produce least amount of product of
रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल देखें, जैसे बर्निंग ऑफ वुड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब लकड़ी को हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि लकड़ी जो है ये सारी की सारी जल जाएगी और ऑक्सीजन जो है इसकी अमाउंट में कोई इतनी ज़्यादा कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी एयर में, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब कभी हम लोग लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बच जाएगी। तो इस एग्जाम्पल में ये जो लकड़ी होगी, वुड होगी, वो क्या होगी? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या होगी? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो चीज केमिकल रिएक्शन में बच जाती है, जब लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो तो सारा यूज हो गया, जो बच जाता है रिएक्टेंट, जैसे ऑक्सीजन है इस केस में, इसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो चलें थोड़ा बता लेते हैं एक्सेस रिएक्टेंट की पहचान कैसे होगी। तो याद रखें एक्सेस रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्टेंट which remains when limiting reactant consumed in chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन में जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, जो रिएक्टेंट पीछे बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट। हाँ, आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक्सेस रिएक्टेंट वो वाला रिएक्टेंट है which produce large amount of product। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा उस रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल rusting of iron in the presence of excess of oxygen या एयर। तो एयर की प्रेजेंस में आयरन यानी लोहे को जंग लगना, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आयरन टेक पार्ट कर रहा है और ऑक्सीजन या एयर टेक पार्ट कर रही है। तो इस एग्जांपल में अगर आप गौर से देखें तो आयरन को जब जंग लग जाएगा तो आयरन जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये खत्म नहीं होगी। तो इस एग्जांपल में आयरन क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये तो खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा कंप्लीटली, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ऑक्सीजन तो खत्म नहीं होने वाली, एयर तो खत्म नहीं होने वाली, तो फिर इस एग्जांपल में ये जो एयर है, ऑक्सीजन है, ये क्या होगी? ये एक्सेस रिएक्टेंट होगी। क्या होगी? एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल in the presence of ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोयले का जलना, तो कोयला जो है तो राख बन जाएगा जब जल जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये कोयला जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। और जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट।
तो इस एग्जांपल में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा? कोल होगा। और ऑक्सीजन ये तो खत्म नहीं होगी इस प्रोसेस में जब हम लोग कोयले की बर्निंग करेंगे। तो इस रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है। लेट्स सपोज आप लोगों ने एक कप जो है वो टी बनानी है, यानी एक कप चाय का आपने बनाना है। तो चलो मान लेते हैं कि चाय बनाने के लिए हम लोगों को दो कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं। क्या? मिल्क की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, और साथ में हम लोग लिख लेते हैं शुगर की जरूरत पड़ेगी, चीनी की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। तो लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने एक कप जो है वो टी का बनाना है, तो हम लोगों को एक जो कप है वो मिल्क का चाहिए होगा, और लेट्स सपोज मान लेते हैं कि हम लोगों को 20 ग्राम जो है वो शुगर चाहिए फॉर मेकिंग 1 कप ऑफ टी। क्या बनेगा हमारे पास? एक कप जो है वो टी का बनेगा। अब लेट्स सपोज आप लोग एक कप चाय का बनाते हैं, तो आपके पास एक कप मिल्क है, और जो शुगर है आपके पास लेट्स सपोज वो 100 ग्राम पड़ी हुई है। तो जब आपसे कहा जाए एक कप टी बना के लेके आओ, तो आप लोग क्या करेंगे? एक कप मिल्क को यूज करेंगे, और एक कप टी बनाने में कितनी शुगर यूज होती है? 20 ग्राम। लेकिन आपके पास कितनी मौजूद है? 100 ग्राम मौजूद है। तो आप इसमें से 20 ग्राम निकालेंगे और एक कप जो है वो मिल्क के अंदर ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक कप टी बन जाएगा। तो आपके पास इस प्रोसेस में मिल्क जो है ये कितना बचेगा? 0, कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा सारा मिल्क यहाँ। और चीनी जो है ये आपके पास बच जाएगी। कितनी बचेगी? 20 ग्राम 100 में से यूज होगी, 80 ग्राम बच जाएगी। तो इस प्रोसेस के अंदर ये चीज कंप्लीटली कंज्यूम हो गई, खत्म हो गई। तो ये वाला जो कप ऑफ मिल्क होगा ये क्या होगा? दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। और ये जो शुगर है ये बचेगी हमारे पास। तो शुगर इस एग्जांपल में क्या होगी? एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्सेस रिएक्टेंट किसको बोलते हैं और लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको बोलते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 30 कबाब्स हैं। अब ये जो 30 कबाब हैं ये मटन के भी हो सकते हैं, चिकन के भी हो सकते हैं। चलो मटन के तो नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि मटन तो महंगाई बहुत ज्यादा है, तो हम लोग चिकन ही कह देते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल है। तो 30 कबाब है हमारे पास, और लेट्स सपोज हमारे पास 58 स्लाइसेस हैं। कितने कबाब हैं? 30 कबाब हैं, और 58 हमारे पास स्लाइसेस हैं। और हम लोग इनको यूज करके क्या बनाने वाले हैं? हम लोग इनको यूज करके सैंडविच बनाना चाहते हैं, सैंडविच। तो देखिए हम लोग कितने सैंडविच बना पाएंगे? एक कबाब लेंगे, एक स्लाइस ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे, हमारे पास कितने सैंडविच बनेंगे? एक सैंडविच बनेंगे। यानी एक सैंडविच बनाने के लिए, 1 सैंडविच प्रिपेयर करने के लिए, एक सैंडविच बनाने के लिए हम लोगों को एक कबाब की जरूरत पड़ेगी, 1 कबाब यूज होगा, और 2 जो हैं वो स्लाइसेस यूज होंगे। एक कबाब यूज होगा और 2 स्लाइसेस यूज होंगी। अब इस तरह से हम लोग कितने सैंडविच प्रिपेयर कर पाएंगे? 29 सैंडविच प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि जब हम लोग 29 सैंडविच बनाएंगे तो 29 कबाब यूज हो जाएंगे और स्लाइसेस हमारे पास खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइसेस चाहिए। तो 29 जब सैंडविच बनेंगे तो 58 स्लाइसेस हमारे पास कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाएंगे। तो हमारे पास सैंडविच बनाने के दौरान, ये जब सैंडविच हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास कौन सी चीज रह जाएगी? एक कबाब रह जाएगा। कितने कबाब रह जाएंगे? एक कबाब। तो स्लाइसेस तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गई, तो फिर इस केस में स्लाइसेस क्या होंगी?
लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या होगी? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो कबाब होगा वो बच गया है इस प्रोसेस में, ये जो एक कबाब बचा हुआ है, इस एग्जांपल में ये कबाब क्या होंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। तो याद रखें, आपने कभी भी रिएक्टेंट्स की गिवन अमाउंट से ये बात का अंदाजा नहीं लगाना कि लिमिटिंग में कौन सा है और एक्सेस में कौन सा है। ठीक है, गिवन अमाउंट से नहीं पता चलता हम लोगों को कि लिमिटिंग कौन सा और एक्सेस कौन सा है। जैसे लग तो ऐसा रहा है जैसे 30 कबाब है, यानी 30 कबाब है, 30 में है और स्लाइसेस 58 है। तो आप लोगों ने जस्ट रिएक्टेंट की अमाउंट देखी और आप लोग सोचने लग गए कि 30 कबाब है, 30 तो कम होते हैं, 58 वर्सेस 58 तो ज्यादा होते हैं 30 से, तो इसका मतलब ये एक्सेस होगा, ये जो है वो लिमिट में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपने जब भी कभी किसी रिएक्शन को देखना है तो रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की अमाउंट से देख के आप नहीं कभी बता सकते कि लिमिटिंग कौन सा एक्सेस कौन सा है। हाँ, जब रिएक्शन कंप्लीट होगा, जब ये प्रोसेस हमने कंप्लीट किया, तब हम लोगों को पता चला कि स्लाइसेस कंप्लीटली कंज्यूम हो गई हैं, इसलिए इनको हम लिमिटिंग बोल रहे हैं, और कबाब जो है ये पीछे बच गए हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सेस रिएक्टेंट बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, इसको हम लोग रेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा याद रखें, हम लोग दो जगहों पे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट एप्लीकेबल नहीं कर सकते। कौन सी दो जगहों पे? जब हमारे पास ओनली वन रिएक्टेंट हो, जब रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट यूज हो रहा हो, तब हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिएक्टेंट ही एक है हमारे पास। तो हम लोग किस तरह से कंपेयर करेंगे कि ये रिएक्टेंट जो है वो कम अमाउंट प्रोडक्ट की प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वाला रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। तो डेफिनेटली जब एक ही रिएक्टेंट होगा तो कोई और साथ में कोई रिएक्टेंट नहीं होगा, तो हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे हमेशा याद रखें, जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तब भी कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? बिकॉज इन रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस which proceed on या which proceeds towards both direction। बोथ डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं जो दोनों तरफ मूव करते हैं। फॉरवर्ड बोले तो लेफ्ट टू राइट और रिवर्स मतलब राइट टू लेफ्ट। तो ऐसे रिएक्शंस जो दोनों तरफ जो है वो मूव करते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन नेवर स्टॉप। ये रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होती, कैन नेवर स्टॉप। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट का कांसेप्ट अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट तो वो रिएक्टेंट है जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, और जब ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर जाता है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये कभी भी स्टॉप नहीं करते, इसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट रिकंबाइन होकर वापस रिएक्टेंट में आ जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज क्यों करते हैं? क्या फायदा है हम लोगों को लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज करने का? यानी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट या व्हाट आर द एप्लीकेशंस
एप्लीकेशंस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट की एप्लीकेशंस क्या है? तो हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों यूज करते हैं, क्या एप्लीकेशन है इसकी? तो याद रखें, टू कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वी कैन यूज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो है वो यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो वाला रिएक्टेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। जब एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सेस रिएक्टेंट होगा उसके साथ रिएक्शन करने के लिए कोई चीज बचेगी ही नहीं। तो इस तरह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और हम लोगों को प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वी कैन यूज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी तरह से याद रखें, limiting reactant is also used to speed up the chemical reaction. Speed up the reaction. रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए, फास्टर बनाने के लिए हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, रिएक्शन का जो रेट है, रेट मतलब स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन जो है is directly proportional to the amount of reactant। रिएक्टेंट की अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, जब हम लोग एक रिएक्टेंट को लिमिट में लेंगे, दूसरा रिएक्टेंट अल्टीमेटली एक्सेस अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में होगा। तो जब लार्ज अमाउंट में होगा तो इट कैन बी यूज्ड टू मेक द रिएक्शन फास्टर, टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उनमें जो रिएक्टेंट्स हम लोग लेते हैं वो डिफरेंट प्राइस के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग किसी रिएक्शन में आयरन और गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आयरन की प्राइस तो गोल्ड के मुकाबले में कुछ नहीं है। हाँ, गोल्ड जो है ये काफी एक्सपेंसिव है, महंगा रिएक्टेंट है। तो हम लोग जो है वो हमारी जो डिजायर होगी, हमारी जो कोशिश होगी या हमारी जो ख्वाहिश होगी वो यही होगी कि ये जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है, ये जितना भी हम लोगों ने लिए कि ये सारे का सारा रिएक्शन में यूज हो जाए, ये बचे ना। तो हम लोग हमेशा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो एक्सपेंसिव मटेरियल को लेते हैं ताकि ये कंप्लीटली रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, पीछे कुछ ना बचे, जाया ना बिल्कुल भी हो। तो टू कंज्यूम, हम लोग क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट का कांसेप्ट यूज करते हैं? टू कंज्यूम द एक्सपेंसिव मटेरियल या एक्सपेंसिव रिएक्टेंट। तो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को मुकम्मल तौर पर कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज करते हैं। और ये जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होता है, याद रखिए कौन सा रिएक्टेंट होता है? ये लिमिटिंग होता है ताकि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही जो है कंप्लीटली कंज्यूम यही होता है। इसी तरीके से जब रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा रिएक्शन, तो हमारा जो टाइम होगा वो भी सेव हो जाएगा। टू सेव टाइम वी कैन यूज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन किया लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का, कुछ डेली लाइफ वाली एग्जांपल्स देखी ताकि हम लोगों को आइडिया हो जाए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होता है। और हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस देखी कि हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज क्यों करते हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को इंडिकेट कैसे किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन हमारे पास गिवन हो, जैसे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ मिलके ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ ये बैलेंस कर लेते। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट ये वाला है या ये वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? यानी हाउ वी कैन इंडिकेट लिमिटिंग रिएक्टेंट जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन गिवन हो। हाँ, डेली लाइफ के एग्जांपल से तो हम लोगों को आइडिया हो गया कि ये लिमिटिंग होगा, ये एक्सेस होगा। जब केमिकल इक्वेशन हमारे पास आ जाए या केमिकल रिएक्शन हो हमारे पास, तब हम लोग कैसे बता सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।